नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग यहाँ प्रतिदिन पीवाईक्यूज़ की चर्चा करते हैं। आज की ये राजस्थान पीसीएस के 2019 के पेपर की पीवाईक्यू की आज आखिरी क्लास होने वाली है। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी 3 क्लासेस राजस्थान पीसीएस के पीवाईक्यू पे कर चुके हैं। आज जब राजस्थान पीसीएस का ये पेपर का डिस्कशन खत्म हो जाएगा 2019 का, है ना, जो पेपर ये है, ऑलरेडी आप लोगों के पास ये पेपर होगा पहले से भी मेरे ख्याल से। इसके बाद कल से हम लोग गुजरात पीसीएस का 2021 का पेपर डिस्कशन चालू करेंगे, है ना। गुजरात पीसीएस का 2021 का पेपर हम डिस्कस करना चालू करेंगे, ठीक है। आप में से जो लोग भी टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वह जॉब्स वाला के द्वारा चलाई जा रही 7000 प्रश्नों की इस टेस्ट सीरीज श्रृंखला को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको 70 टेस्ट उपलब्ध करा रहे हैं, जिसमें से 50 टेस्ट आपकी टॉपिक वाइज हैं, 10 यूनिट वाइज और 10 एफएलटी हैं। यह पूरा सिस्टम जो भी कुछ है, यह जॉब्स वाला की एप्लीकेशन से होगा, जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए, है ना, मैसेज कर सकते हैं, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन एक्स्ट्रा प्रोवाइड किया जा सके। चलिए चालू करते हैं हम हमारी क्लास को, है ना। आज हम प्रश्न क्रमांक 54 से चालू कर रहे हैं, है ना। जैसा पहले बताया हुआ था, उस बात को मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि इसमें टोटल जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन 150 हैं, है ना। लेकिन हम सिर्फ उतने ही प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं जो प्रश्न हमारे सिलेबस से रिलेवेंसी रखते हैं, हमारे सिलेबस के अनुसार हैं। उन प्रश्नों की चर्चा नहीं कर रहे हैं जो हमारे सिलेबस से किसी प्रकार से संबद्ध नहीं है, है ना। खास करके जनरल नॉलेज और रीजनिंग और मैथमेटिक्स क्वेश्चन हम हटा रहे हैं, ठीक है। चलो चालू करते हैं। फल भंडारण में निम्न में से किसका उपयोग एथाइलिन मार्जक के रूप में किया जाता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज्ड एज एथाइलिन स्क्रबर इन स्टोरेज ऑफ द फ्रूट्स, है ना। पहला है कि पोटेशियम पर मैग्नेट आ जाता है, दूसरा आपका इसी में है कैल्शियम क्लोराइड, तीसरा आ जाता है सोडियम क्लोराइड, चौथा आ जाता है आपका इसी में सिट्रिक एसिड। विच वन ऑफ दीज इज यूज्ड, है ना। तो राइट आंसर क्या है, पोटेशियम पर मैग्नेट का। किसका यूज करते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट का। यह कहाँ यूज किया जाता है, देखो वापस से पहले समझ लो कि इथाइलिन क्या है। इथाइलिन एक ऐसी वो है, गैस है। हम यहाँ के परिप्रेक्ष्य में तो उसको गैस कह देते हैं, बट सामान्यतः वो क्या होता है, हार्मोन होता है। क्या होता है, प्लांट हार्मोन होता है। क्या होता है, प्लांट हार्मोन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, है ना। जो जो क्या है, फलों के पकने के लिए क्या है, उत्तरदायी माना जाता है, ठीक है। अब उस इथाइलिन को रोकने के लिए इथाइलिन स्क्रबर के तौर पे किसको यूज किया जाता है, ताकि हम क्या कर सके, राइपनिंग को क्या कर सके, प्रोलॉन्ग कर सके, डिले कर सके, ठीक है। तो पोटेशियम परमैंगनेट का यूज किया जाता है, किसका, पोटेशियम परमैंगनेट का यूज किया जाता है, KMnO4 का, ठीक है। यह इथाइलिन स्क्रबर है। ये क्या कर देता है, इथाइलिन गैस को ऑक्सीडाइज कर देता है। ये क्या कर देता है, इथाइलिन गैस को ऑक्सीडाइज कर देता है, और ड्यू टू दैट, है ना, उसकी वजह से क्या होता है, इथाइलिन गैस फलों को पका नहीं पाती है जल्दी, ठीक है। कॉमनली यूज इन कहाँ, स्टोरेज रूम, जो फलों का स्टोरेज घर होता है वहां पे क्या करते हैं, इसको यूज किया जाता है, ठीक है। ऐसे ही एक होता है एक्टिवेटेड कार्बन, है ना। उसको भी इथाइलिन के स्क्रबर के तौर पे ही कभी कभी यूज किया जाता है ना, उसको भी सॉरी। चलिए चालू करते हैं, है ना। तो एक्टिवेटेड कार्बन को भी क्या किया जाता है, कभी कभी इथाइलिन एडजॉर्बर के तौर पे यूज किया जाता है। मतलब इथाइलिन स्क्रबर ही है, बट वो काम कैसे करेगा, जैसे ये काम कैसे कर रहा था, पोटेशियम परमैंगनेट ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया से। एक्टिवेटेड कार्बन कैसे काम करेगा, इथाइलिन स्क्रबर ये काम कैसे करेगा, एडजॉर्प्शन की प्रक्रिया से। वो क्या कर देगा, इथाइलिन को बाइंड कर लेगा, ठीक है। जियोलाइट्स का भी सेम प्रक्रिया से यूज किया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड का भी यूज किया जाता है ना। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। चलो 55th क्वेश्चन है हमारा, भारतीय खाद्य मानक एवं संरक्षण मानक अधिनियम, है ना। भारतीय खाद्य संरक्षण मानक अधिनियम 2006 में कितनी धाराएं हैं, हम एफएसएसएआई की बात कर रहे हैं। इस एफएसएसएआई के जब 2006 का अधिनियम लाया गया था, उसमें कितनी धाराएं हैं, कितने चैप्टर हैं, कितने शेड्यूल हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे इसकी बात करें, इस अधिनियम की बात करें, तो इसमें 12 चैप्टर हैं। उन 12 चैप्टर के तहत 101 धाराएं हैं, और कितने शेड्यूल हैं, 2 शेड्यूल हैं। कितने शेड्यूल हैं, 2 शेड्यूल है ना। हम इसकी चर्चा, मेरे ख्याल से आपने ये यूनिट 10 में पढ़ा होगा, हम इनकी चर्चा लगातार कई बार कर चुके हैं, ठीक है। अगला, फैट कंटेंट ऑफ अ व्हिपिंग क्रीम रेंजेस फ्रॉम, है ना। जो व्हिपिंग क्रीम होती है उसमें फैट कंटेंट कितना होता है, कितनी मात्रा उसमें बताई जाती है, ठीक है। व्हाट इज द राइट आंसर, ठीक है। तो फैट कंटेंट जो व्हिपिंग क्रीम होती है उसमें कितना होता है, लगभग बात करें तो 20 से 30% के आसपास उसमें होता है ना। कितना होता है, 20 से 30% के आसपास एक जनरल रेंज बताई जाती है ना। लेकिन अगेन 20 से 30 जैसा हमारे पास यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो उसके हिसाब से राइट आंसर क्या है, 30 से 40%, ठीक है। एक जो आइडियल रेंज रहती है ना, एक जो आइडियल रेंज रहती है, देखो कई बार क्या होता है, जो ऑप्शंस दिए होते हैं उनके हिसाब से हमको एडजस्ट करना पड़ता है हमारे उत्तर को, ठीक है।
क्योंकि यहाँ जो ऑप्शन दिए हुए इस प्रकार के प्रश्नों में यहाँ पे कभी भी ये मत सोच के चलना कि चार में से यदि हमारा वाला जो पढ़ के हम गए हैं वो मैच नहीं हो रहा तो ये चारों गलत है। बिल्कुल गलत नहीं है। होता क्या है, ये हम समानता क्या रहता है, एक रेंज रहती है, कोई फिक्स वो नहीं रहता, पॉइंट नहीं रहता, ठीक है। एक रेंज रहती है, और रेंज ये क्या होती है, कई कई किताबों में वेरी करती रहती है। किताबों में वेरी क्यों करती है, क्योंकि एक्चुअल सिचुएशन में ही वेरी करती है। जो व्हिपिंग क्रीम होती है वो किस सोर्स से निकल के आ रही, कैसे बन रही है, कई सारे फैक्टर क्या करेंगे, उसके फैट कंटेंट को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। तो फैट कंटेंट क्या हो जाता है, एक रेंज में आ जाता है, और वो रेंज क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। अभी के लिए हमारा राइट आंसर क्या है, 30 से 40%, ठीक है। अब इसी फैट कंटेंट को तुम यदि किसमें देखो, दूध में देखो, होल मिल्क है ना, रॉ मिल्क जो रहता है उसमें देखो तो कितना होता है, 3.5 to 4.5% होता है। बटर में देखो तो 80 से 82% के आसपास होता है। क्रीम में 18 से 30% के आसपास होता है। व्हिपिंग क्रीम में कितना, 30 से 40% के आसपास होता है ना। और डबल क्रीम में कितना होता है, 48 से 60% के आसपास होता है। कितना होता है, 48 से 60% के आसपास। चीज में जाएंगे तो 20 से 40 के आसपास होता है। स्किम्ड में क्या होता है, सबसे कम होता है, <0.5%, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बना, वापस से क्या क्वेश्चन बन गया कि विच ऑफ दीज डेयरी प्रोडक्ट्स हैज लोएस्ट फैट कंटेंट, है ना। तो यहाँ से भी एक तरीके से बनेगा, जैसे होल मिल्क में बात करें 3.5 to 4.5% है, लेकिन और भी कम किसमें, स्किम्ड मिल्क में है, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या किया जाता है, फैट रिमूवल की प्रोसेस ही की जाती है, फैट रिमूव ही किया जाता है उसमें, तो ठीक है। ये है। चलो अगला आता है हमारा कि भोजन में परिरक्षण हेतु कौन सा रसायन सर्वाधिक मिलाया जाता है। विच ऑफ दी मोस्ट कॉमनली यूज केमिकल प्रिजर्वेटिव इन दी फूड, ठीक है। तो मोस्ट यूज्ड केमिकल प्रिजर्वेटिव इन द फूड इंडस्ट्रीज सोडियम बेंजोएट, है ना। क्या होता है, यह बेंजोइक एसिड का सॉल्ट फॉर्म है। क्या है, बेंजोइक एसिड का सॉल्ट फॉर्म है, जो कि प्राइमरली क्या है, सबसे ज्यादा यूज होता है। और जो सर्वाधिक यूज होने वाला सेक्टर है इसमें, वो कौन सा है, एसिडिक फूड का सेक्टर है। कौन सा, एसिडिक फूड का, जैसे सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, पिकल्स हो गए, जेम्स हो गए, इस पूरे सेक्टर में क्या यूज किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का यूज किया जाता है। ये क्या काम करता है, ईस्ट और मोल्ड को रोक देता है ना, ईस्ट और मोल्ड की ग्रोथ को रोक देता है, ठीक है। जो स्पॉइलेज रहते हैं, स्पॉइलर माइक्रोऑर्गेनिज्म रहते हैं, उनको क्या कर देता है, रोक देता है, ठीक है। ऐसे ही एक और यूज होता है इस सेक्टर में, वो है सॉर्बिक एसिड, है ना। उसका सॉल्ट फॉर्म क्या होता है, सॉर्बेट होता है ना। उसके सॉल्ट फॉर्म में कई बार पोटेशियम सॉर्बेट यूज होता है, कई बार सोडियम सॉर्बेट यूज होता है। बट अभी के लिए सॉर्बिक एसिड का सॉल्ट फॉर्म वह डेयरी सेक्टर में यूज किया जाता है सामान्यतः, है ना। चीज है, बेकेट गुड्स हैं, बेवरेजेस हैं, है ना, यहाँ पे यूज किया जाता है। इसी प्रकार से, अच्छा हम पहले भी इसका क्वेश्चन लगा चुके हैं कई बार, हम इसका भी क्वेश्चन लगा चुके हैं एक बार, हम इसका भी एक बार क्वेश्चन लगा चुके हैं, सोडियम नाइट्राइट का, ठीक है। इसको कहाँ पे यूज करते हैं, स्पेसिफिक ध्यान में रखेंगे, सॉसेजेस में, हैम्स में। ये सॉसेज और हैम क्या है, प्रोसेस्ड मीट होता है। क्या होता है ये, प्रसंस्कृत मांस होता है। क्या होता है, प्रसंस्कृत मांस होता है। और ये जो प्रसंस्कृत मांस होता है, ये क्या करता है, इनहिबिट ग्रोथ को इनहिबिट करता है। किसकी ग्रोथ को इनहिबिट करता है, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम की। किसकी, क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम की। क्योंकि यदि इसकी ग्रोथ को इनहिबिट नहीं करोगे तो एक बीमारी हो जाएगी, कौन सी, बॉटुलिज्म। कौन सी, बॉटुलिज्म बीमारी हो जाती है, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें तो ड्राइड फूड वाइन्स में यूज किया जाता है। कैल्शियम प्रोपियोनेट की बात करें, जो कि प्रोपियोनिक एसिड का क्या होता है, सॉल्ट फॉर्म होता है, वह ब्रेड और बेकिंग इंडस्ट्री में क्या है, यूज किया जाता है। ऐसे ही कुछ एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जिसमें BHA होता है। उस BHA जो कि उसकी केमिकल नेचर क्या है, एंटीऑक्सीडेंट वाला केमिकल नेचर है, जिसको हम प्रिजर्वेटिव के तौर पे भी यूज कर लेते हैं। कैसे यूज कर लेते हैं, क्योंकि ये जो BHA है और इसका छोटा भाई BHT है, ये दोनों क्या कर देते हैं, आयंस के साथ बाइंड हो जाते हैं, ताकि वहां पे क्या ना होने पाए, ऑक्सीडेशन ना होने पाए। ऑक्सीडेशन नहीं हुआ मतलब क्या हुआ, हमने फूड को प्रिजर्व कर डाला, ठीक है। तो BHA BHT का भी यूज किया जाता है। चलो, according to the standards, a fruit squash should contain at least how much juice of fruit pulp, है ना। कि जो फ्रूट स्क्वाश होता है उसमें कितने प्रतिशत क्या होना चाहिए, जूस या पल्प होना चाहिए, है ना। वापस से हमारे ऑप्शन से 0 to 0.5%, सॉरी 0 to 5%, 15 to 20%, 5 to 10% और 20 to 30%। व्हाट इज दी स्पेसिफिक रेंज, ठीक है। तो अब देखो वापस से कि ये जो रेंज बनाई गई है इसके लिए, स्क्वाश फ्रूट्स के लिए, स्क्वाश फ्रूट्स में जो पल्प होता है, पल्प मतलब सॉलिड कंटेंट, पल्प मतलब क्या होता है, सॉलिड कंटेंट। इसको सामान्य भाषा में समझें कि समझो ये क्या है, मैंगो जूस है, करीना कपूर बेच रही है, नहीं सॉरी, कैटरीना कैफ बेच रही है, नहीं, आलिया भट्ट बेच रही है, आलिया भट्ट से बिकवाते थे अपन बीच में, है ना। तो आलिया भट्ट क्या कर रही है, मैंगो जूस बेच रही है, बॉटल है 250 ml की, ठीक है। तो अब इसमें पानी है, तुमको भी पता, अच्छे से पता है कि पानी डाला गया है, लेकिन उस पानी के साथ उसमें क्या डाला गया है, आम भी डाला गया होगा। तो अब उसमें आम कितना डाला गया है, मिनिमम कितना आम उसमें रहता है, या कितना मिनिमम आम होना चाहिए, ठीक है। मतलब तुमको आम का जूस पिलाना है, तो आम का जूस पिलाने के लिए तुमको आम डालने की कोई आवश्यकता ही नहीं है, आम का फ्लेवर डालना है, बस हो गया।
लेकिन क्या इससे इंडस्ट्री चल पाएगी, इस लोग ऐसे स्वास्थ्य बनेगा? नहीं बनेगा। तो सरकार ने कुछ मायने तो लगा दिए हैं, कुछ यहाँ लिमिट लगा दी है कि भाई तुम फ्लेवर डालो, चलो कोई समस्या नहीं, लेकिन इतनी मात्रा में कम से कम तो उसमें मैंगो जूस डलना ही डलना चाहिए, ठीक है। तो कितनी है स्क्वाश फ्रूट्स के लिए? 20 से 30% है। कितनी है? फ्रूट स्क्वाश के लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है लगभग 25% के आसपास है ना, तो 20 से 30% की उसकी रेंज रखी गई है। फ्रूट नेक्टर की बात करें तो उसमें 25 से 50% की रेंज रखी गई है। फ्रूट जूसेस जो आते हैं मार्केट में उसमें लिखा गया है कि वो प्योर होने चाहिए, 100% प्योर होने चाहिए, ठीक है। फ्रूट क्रश में 15% के लगभग जूस होना चाहिए, है ना। ये प्योर वो होना चाहिए, पल्प होना चाहिए। और फ्रूट ड्रिंक में लगभग 5 से 25% होना चाहिए, ठीक है। तो 100% किस में होना चाहिए? फ्रूट जूस में। वो क्या होता है फ्रूट जूस? जो आप मार्केट में जाकर के बाहर लेते हैं, है ना। और रेडी टू सर्व वाला जो रहता है, कौन सा रहता है? जो रेडी टू सर्व वाला जो रहता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। आपके चौराहों में जो बिक रहा होता है, ठीक है। अगला, एज पर दी एनुअल सर्वे ऑफ द इंडस्ट्रीज द हाईएस्ट नंबर ऑफ द रजिस्टर्ड एंड अन इनकॉर्पोरेटेड फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स आर इन विच स्टेट, ठीक है। देखो अभी 16-17 की रिपोर्ट पूछा जा रहा है। इस प्रश्न के 16-17 के हिसाब से हम जाएंगे, तब भी राइट आंसर क्या रहेगा? आंध्र प्रदेश। आज 2027-28 चल रहा है, आज 2027-28 के हिसाब से जाओगे तब भी राइट आंसर क्या है? आंध्र प्रदेश, ठीक है। अब इस 2027-28 के हिसाब से यदि हम बात करें, है ना, तो आंध्र प्रदेश में वर्तमान में नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी संचालित हैं फूड प्रोसेसिंग की? 5,737 फूड प्रोसेसिंग यूनिट संचालित है, ठीक है। दूसरे स्थान पे कौन आता है? तमिलनाडु। तीसरे स्थान पे कौन आता है? तेलंगाना। हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश कहाँ पर आता है? 17वें स्थान पे आता है। कितनी यूनिट है यहाँ पे वर्तमान में? 1018 यूनिट है। ये ऑफिशियल डेटा वर्तमान का भारत सरकार की वेबसाइट से, फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री की वेबसाइट से निकाला हुआ है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश कौन से स्थान पे है? 17वें स्थान पे है। कितनी इंडस्ट्री फूड प्रोसेसिंग की मध्य प्रदेश में संचालित है? 1018। कितनी? 1018। पहले स्थान पे कौन है? हमेशा की तरह आंध्र प्रदेश है। और कितनी है वहां पे? 5,737, ठीक है। चलो अगला है, लाल अम्लीय फलों की टाइप ऑफ अ कैन विच इज यूज्ड फॉर कैनिंग ऑफ एसिडिक रेड फ्रूट्स, ठीक है। जो एसिडिक रेड फ्रूट होते हैं, अब वापस से समझो कि जो एसिडिक फ्रूट्स होते हैं उनको हम कैन में क्या करते हैं? पैक करते हैं ना। कैन में, कैन सामान्यतः किसकी होती है? टिन धातु की होती है। क्या की होती है? टिन धातु की। अब यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक बात हो रही है। क्या बात हो रही है? कि द टाइप ऑफ कैन विच इज यूज्ड फॉर कैनिंग ऑफ द एसिडिक रेड फ्रूट, है ना। एसिडिक रेड फ्रूट के लिए हम की पैकिंग के लिए हम किस प्रकार की कैनिंग का यूज करते हैं? और ये जो वहां पे ऑप्शन दिए हुए, आर इनेमल, सी इनेमल, एस इनेमल, ए इनेमल, ये क्या है? इनेमल। इनेमल मतलब कोटिंग। इनेमल मतलब क्या है? कोटिंग है। जो धातु टिन यूज की गई थी उसमें किसी न किसी प्रकार की क्या है? कोटिंग की जा रही है ना। क्या की जा रही है? उसमें कोटिंग की जा रही है, ताकि वो जो हमारा मटेरियल है अंदर, वह इस धातु से, टिन की धातु से क्या है? रिएक्ट ना कर पाए, इसलिए हम क्या है? कोटिंग कर देते हैं, ठीक है। तो जो राइट आंसर है वो क्या हमारा? आर इनेमल। क्या है? आर इनेमल हमारा राइट आंसर है, ठीक है। उसको हम क्या यूज करते हैं? कैनिंग के लिए यूज करते हैं। किस चीज के लिए? रेड फ्रूट्स के लिए हम उसको कैनिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब ये कैनिंग के अलग अलग टाइप होते हैं, यहाँ पे मैं एक छोटा सा उसको बस समझा रहा हूँ। जैसे कैनिंग में जो एक मेन टाइप है जो सबसे ज्यादा यूज होता है, वो क्या कहलाता है? टिन प्लेट कैन, है ना। क्या होता है? टिन प्लेट कैन। कि इसमें जो टिन रहता है उसको क्या कर दिया जाता है? कोटिंग कर दी जाती है। किसके साथ? स्टील सीट के साथ, है ना। जो टिन रहता है, टिन धातु रहती है, उसकी कोटिंग किससे करवा देते हैं? स्टेनलेस स्टील की धातु के साथ क्या करवा देते हैं? कोटिंग। इससे क्यों करवाते हैं? क्योंकि ये जो धातु होती है, स्टेनलेस स्टील होती है, इसमें कोरोजन नहीं होता। इसमें क्या नहीं होता है? संक्षारण नहीं होता। और इसमें होता है, तो इसकी हम जब कोटिंग करवा देंगे तो संक्षारण नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये मोस्ट कैंड फूड के लिए इसी प्रकार की कोटिंग का यूज किया जाता है। इसके अलावा और भी यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं, एक बार जरूर आप इससे गो थ्रू करें, ठीक है। अगला, द एंजाइमेटिक ब्राउनिंग इन अ कट सरफेस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज ड्यू टू, है ना। ब्राउनिंग हमने पढ़ी हुई है, दो प्रकार की होती है। केमिकल ब्राउनिंग होती है, क्या होती है? एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है। एंजाइमेटिक ब्राउनिंग मतलब किसी एंजाइम के वजह से हो रही है, किसी एंजाइम की वजह से हो रही है, ठीक है। अब वापस से यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग है वह किसकी वजह से होती है? किसकी वजह से वह देखने को मिलती है, ठीक है। तो वह होती है किसकी वजह से? ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल्स की वजह से। और किसकी एंजाइम की प्रेजेंस की वजह से? फिनाइल ऑक्सीडेज की वजह से। किसकी? फिनाइल ऑक्सीडेज जो एंजाइम होता है उसकी वजह से होती है। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है कि आपके घर में आप क्या करिए, सुबह सेब खाइए और आधा सेब खाइए, आधा सेब काट के रख दीजिए, ठीक है।
जब आप दोपहर में शाम को उस सेब को उठाएंगे तो वो सेब आपका क्या हो चुका होगा, काला पड़ चुका होगा ऊपर से, ठीक है। वो जो कटी हुई सरफेस थी वह क्या हो जाएगी, काली पड़ जाएगी, ठीक है। काली नहीं होती, ब्राउनिश हो जाती है। कैसी हो जाती है, ब्राउनिश हो जाती है, ठीक है। अब वो क्यों हो गई, जबकि वो सेब कटा नहीं होता तो ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। तो वो क्या हुआ, क्योंकि वो जो उसमें वो था, फिनॉल था उस उसमें हमारा जो एप्पल था उसमें फिनॉल प्रेजेंट था, केमिकल प्रेजेंट था उसमें। और साथ में क्या प्रेजेंट था, फिनोलिक ऑक्सीडेज एंजाइम प्रेजेंट था। उस फिनोलिक ऑक्सीडेज एंजाइम ने खुली हवा की ऑक्सीजन से क्या कर लिया, संपर्क कर लिया कटे होने के बाद। जब तक कटा नहीं था तब तक उसका संपर्क नहीं था, कट गया तो उसका क्या हो गया, खुली हवा से संपर्क हो गया। खुली हवा से संपर्क होगा तो वो क्या हो जाएगा, फिनॉल जो उसमें प्रेजेंट था उस फिनोलिक ऑक्सीडेज की वजह से क्या हो जाएगा, उस फिनॉल का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। और उस ऑक्सीडेशन होने की वजह से हमको क्या पता चलेगा, उसका कलर चेंज हो गया, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है, ठीक। अब यहाँ पे जितनी भी वो होती हैं, ब्राउनिंग होती हैं, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, मैं सब यहाँ पे एक बार आपको समराइजेशन के तौर पे दे रहा हूँ। मिलार्ड रिएक्शन का 4 से 6 बार क्वेश्चन हम लगा चुके हैं पहले भी, ठीक है। मिलार्ड रिएक्शन की बात करें तो यह क्या है, नॉन एंजाइमेटिक। यहाँ किसी एंजाइम की वजह से नहीं हो रहा है, किसी न किसी केमिकल की वजह से हो रहा है, ठीक है। कि रिएक्शन बिटवीन अमाइनो एसिड एंड रिड्यूसिंग शुगर्स, है ना। यदि क्या हो रहा है, अमाइनो एसिड और रिड्यूसिंग शुगर की क्या हो रही है, रिएक्शन हो रही है, तो हम इस प्रकार की रिएक्शन क्या बोलते हैं, मिलार्ड रिएक्शन बोलते हैं। यह एक प्रकार का क्या है, ब्राउनिंग है ना। यह एक प्रकार का क्या है, ब्राउनिंग है। इसमें क्या होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है, जैसे तुम सुबह सुबह ब्रेड खाते हो, है ना, ब्रेड खाते होगे। तो हम जैसे मेरे को, मैं मेरी बात करूं, है ना, तो जो ब्रेड का बाहरी हिस्सा होता है चारों तरफ का, मेरे को वो सबसे ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। जो बीच का हिस्सा है ना सफेद वाला, वो इतना अच्छा नहीं लगता मेरे को, बाहर का ज्यादा अच्छा लगता है ये हिस्सा। दरअसल ये क्या है, और ये जो हिस्सा रहता है थोड़ा सा कड़क रहता है, बाहरी हिस्सा चारों बॉर्डर उसका कड़क रहता है और ब्राउन भी रहता है। ये किसकी वजह से हुआ, मिलार्ड रिएक्शन की वजह से हुआ। क्यों हुआ, क्या हुआ इसमें, तो ब्रेड क्रस्ट क्या है, ब्राउनिंग हो गई, रोस्टेड कॉफी हो गई, बेक्ड गुड्स हो गई, एग्जाम्पल है किसके, मिलार्ड रिएक्शन के। इसमें हुआ क्या था, दरअसल प्रोटीन ने क्या कर लिया, रिड्यूसिंग शुगर सुक्रोज से क्या कर लिया था, रिएक्शन कर ली थी, ठीक है। कैरामलाइजेशन में भी वही हो रहा है कि थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है किसका, शुगर का, हाई टेम्परेचर की। तुम क्या करो, चाशनी बनाते हो ना भाई, सफेद शक्कर ली, कढ़ाई में डाल दी, फिर उसको उबालना चालू कर दिया। अरे सफेद शक्कर डाली थी, 10 मिनट बाद वो क्या, ब्राउन हो गई। क्यों हो गई ब्राउन, क्योंकि वहां पे क्या हुआ, कैरेमलाइजेशन हुआ, ठीक है। क्या हुआ, कैरेमलाइजेशन हुआ। शुगर ने क्या कर ली, रिएक्शन कर ली किसके साथ, हीट के साथ, है ना, किसके साथ, थर्मल डिकम्पोजिशन हुआ उसका। एस्कॉर्बिक एसिड ब्राउनिंग ऐसे ही होती, ध्यान रखो। फिर लिपिड ऑक्सीडेशन ब्राउनिंग, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग में सबसे ज्यादा उत्तरदायी कौन है, फिनाइल ऑक्सीडेज, जो ऊपर बताया था, ठीक है। चलो अगला आता है, which of the following is a climacteric fruit that grows between 16 to 26 डिग्री सेल्सियस एंड एट अ सॉइल पीएच ऑफ दी 6 to 7, ठीक है। इस प्रश्न को अटेम्प्ट करने का दो तरीका है। एक तरीका कि तुमको पता हो कि कौन क्लाइमेक्टेरिक है, कौन क्या है, नॉन क्लाइमेक्टेरिक है। अब तुम इसमें से पहचान पाओ कि कौन सा क्लाइमेक्टेरिक है तो तुम्हारा काम बन सकता है। दूसरा तरीका है ना, दूसरा तरीका होता है कि यहाँ पे जो वो दिए हुए हैं, ये परिस्थितियां दी हुई हैं, उसके हिसाब से पहचान जाओ कि 16 से 26 डिग्री सेल्सियस में 6 से 7 के पीएच में काम करेगा, ठीक है। तो अभी के लिए हमारा राइट आंसर क्या है, और राइट आंसर इज एवोकाडो, है ना। हमारा सही उत्तर क्या है, एवोकाडो, ठीक है। जो कि एक क्या है, क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट है, जिसको 16 से 26 और 6 से 7 का क्या चाहिए, पीएच चाहिए। अब यहाँ पर क्या दी हुई है, एक लिस्ट दी हुई है इसी प्रकार की, है ना, जिसमें कुछ चंद बातें शामिल की गई हैं। जैसे उदाहरण के लिए बात करें बनाना की, है ना, तो बनाना के में कितना टेम्परेचर चाहिए होता है, कितना पीएच चाहिए होता है, पपीता में कितना चाहिए, और इसमें टमाटर में कितना चाहिए, पेयर में कितना चाहिए, है ना। इसका आप वो बनाते हैं, वाइन भी बनाते हैं, हमने कई बार पढ़ चुके हैं, ठीक है। पीच प्लम एप्पल, एक बार जरूर इससे क्या करें, आप गो थ्रू करें, ताकि आपको पता रहे कि किसके लिए क्या कंडीशन रिक्वायर्ड होती है। ये सब कुछ आपके 5th यूनिट का पोर्सन है, कहाँ का है, 5वीं यूनिट का पोर्सन है, ठीक है। अगला, प्राचीनतम, फ्रॉम विच कल्चरल स्टेज ओल्डेस्ट आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स ऑफ अ प्लाउड फील्ड हैव बीन रिकवर्ड, ठीक है। कि किस प्राचीनतम जुते हुए खेत के पुरातात्विक अवशेष किस सांस्कृतिक स्तर से क्या है, प्राप्त हुए हैं। सबसे पुराने वाले कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये सबसे पुराने कहाँ से प्राप्त हुए हैं, प्री हड़प्पन कल्चर से प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं, प्री हड़प्पन कल्चर से, ठीक है। देखो जो हड़प्पन वो है सभ्यता है, हड़प्पन सभ्यता को हम 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, प्री हड़प्पन, हड़प्पन और पोस्ट हड़प्पन, ठीक है। हम इस तरीके से उसको डिवाइड करते हैं। प्री हड़प्पन का फेज वो फेज कहलाता है जब हड़प्पा सभ्यता अपने स्टार्टिंग फेज में थी, हड़प्पन जब वो मैच्योर फेज में थी, पोस्ट हड़प्पन जब वो डिक्लाइनिंग फेज में थी, और वहां से क्या चालू हो जाएगा, समय के साथ 1500 BC से वैदिक सभ्यता आ जाएगी, ठीक है। तो इसके जो शुरुआती वो है
प्लाउड फील्ड के जो है वो एविडेंसेस है वो प्री हड़प्पन कल्चर से मिल जाते हैं। और इस कहाँ से देखने को मिलेंगे? कालीबंगा से। कहाँ से मिलेंगे? कालीबंगा से। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ पे है? राजस्थान में ये आपको देखने को मिलेंगे, जो कि बनास नदी के क्या है, तट पे आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। कालीबंगा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है किसके संबंध में? ग्रेन्स के संबंध में और खेती के संबंध में। ठीक है, वहां से आपको प्लाउड वो मिला ही है ना, लैंड मिली ही। इसके अलावा वहां से खेती के भी कई सारे साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, चलो अगला आता है एग मार्क एक्ट 1937 कम्स अंडर, है ना। जो एग मार्क अधिनियम है 1937 का, वह निम्नलिखित में से किस के तहत काम करता है? मतलब एटलीस्ट इस क्वेश्चन की बात करूं, इस क्वेश्चन को कम से कम 5 बार हम पहले कर चुके हैं ना, अलग अलग पेपर्स में। लगभग हर दूसरे पेपर में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, ये क्वेश्चन और इसका एक छोटा भाई कि जो एग मार्क शब्द है वो किन शब्दों से मिलकर बना है। मतलब इतना फर्जी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन अगेन इसका भी बच्चा गलत कर देता है, ज्यादा होशियार होता है बच्चा, है ना। खैर, अभी के लिए राइट आंसर क्या है? तो एग मार्क किसके अंतर्गत काम करता है? पहला डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दूसरा है डीएमआई, है ना, और तीसरा है डीएसी, और चौथा आ जाता है डीएलएम, है ना। किसके तहत काम करता है? तो एग मार्क जो अधिनियम है पूरा का पूरा वो डायरेक्टोरेट ऑफ मार्केटिंग एंड इंस्पेक्शन, ठीक है, विपणन और निरीक्षण जो निदेशालय है उसके तहत ये काम करता है। 1937 में इसका क्या किया गया था? अधिनियम लाया गया था, उसी से इसको क्या किया गया है? स्थापित किया गया है। ठीक है, जो एग मार्क है वो दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। ठीक है, इसको हटा देंगे 213 को यहाँ से। जो एग मार्क दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग, है ना, इन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जिस प्रकार से एफएसएसआई अलग अलग चीज़ों की लाइसेंस जारी करता है, उसी प्रकार से ये भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए क्या करते हैं? लाइसेंस जारी करते हैं, है ना। और वह अलग अलग सेक्टर के लिए हो सकता है, पल्सेस, होल स्पाइसेस, है ना, इन सब के लिए हो सकता है वो। ठीक है, अगला है अपीडा अधिनियम कब लागू किया गया था, है ना। अपीडा अधिनियम कब लागू किया गया था? ठीक है, 13 फरवरी 86, 13 जनवरी 86, 1 मार्च 86, 1 अप्रैल 86। ठीक है, तो अपीडा अधिनियम वॉज इम्प्लीमेंटेड ऑन 13 फेब 1986, है ना। कब लागू किया गया था? 1986 में लागू किया गया था। और किस अधिनियम से लागू किया गया था? अपीडा एक्ट 1985 से। कहाँ से लागू किया गया था? अपीडा अधिनियम 1985 से 13 फरवरी 1986 को लागू किया गया था, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दिल्ली में है। कहाँ पर? दिल्ली में है। यह एक सर्वोच्च संस्था है, अपेक्स बॉडी है, रिस्पॉन्सिबल काय के लिए? एक्सपोर्ट प्रमोशन एंड डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, ये काहे के लिए रिस्पॉन्सिबल है? एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए और उसके डेवलपमेंट के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल संस्था है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बीआईएस किस प्रकार कब और किस पर प्रयोग में आता है? ठीक है, बीआईएस हॉलमार्क इज यूज्ड फॉर, है ना। पहला इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, दूसरा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, तीसरा हमारा आ जाता है मेडिकल प्रोडक्ट, चौथा आ जाता है गोल्ड एंड सिल्वर प्रोडक्ट। ठीक है, निम्नलिखित में से बीआईएस किसके लिए यूज होता है? तो निम्नलिखित में से बीआईएस किसके लिए यूज होता है? गोल्ड एंड सिल्वर प्रोडक्ट्स के लिए। किसके लिए? है ना, गोल्ड एंड सिल्वर प्रोडक्ट्स के लिए बीआईएस हॉलमार्क, है ना। हॉलमार्क की बात कर रहे थे हम, तो बीआईएस हॉलमार्क किसके लिए यूज किया जाता है? रजत और इसके लिए यूज किया जाता है, सोने के उत्पादों के लिए यूज किया जाता है। कभी भी आप उसके सुनार की दुकान में जाएंगे तो ये आपको सब देखने को मिला होगा पहले भी। ठीक है, अभी जो बीआईएस संस्था है वह किसके तहत काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर एंड फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, है ना। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत काम करती है। यह जो बीआईएस है वह एक अधिनियम से स्थापित किया गया, 1986 में अधिनियम आया था। कब बनाया गया इसको? 23 दिसंबर 1986 को बनाया गया। कहाँ हेडक्वार्टर है इसका? नई दिल्ली में हेडक्वार्टर। कहाँ पर है? नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। यह एक राष्ट्रीय स्तर की क्या है? मानक संस्था है ना। क्या है? एक राष्ट्रीय स्तर की मानक संस्था है, जो अलग अलग चीजों के लिए क्या करती है? मानकीकरण का काम करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आरपीएससी 2019 के पेपर का आखिरी क्वेश्चन। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 140 का है कि दूध का पीएच कितना होता है ना। अगला क्वेश्चन है, दूध का पीएच कितना होता है? सामान्यतः दूध का जो पीएच बताया जाता है वो कितना बताया जाता है? 6.8, है ना। कितना? रिएक्टर स्केल में कितना होता है? 6.8। 6.8 देखें तो है क्या? लगभग एसिडिक है, लेकिन अगेन ये 7 के बहुत करीब है ना, 7 के बहुत करीब है। तो एसिडिक जो नेचर है वो कोई इतना खास नहीं होता है, मतलब वीक एसिड होता है इसमें। क्या होता है? वीक एसिड होता है। कौन सा वीक एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा वीक एसिड होता है? लैक्टिक एसिड होता है। ठीक है, मिल्क का जो पीएच स्लाइट एसिडिक है वो कितना है? 6.6 टू 6.8 की रेंज में होता है। जो शहद होता है उसका कितना होता है? 3.4 टू 6.1 के बीच होता है।
जो एप्पल होता है जिसमें क्या पाया जाता है, मैलिक एसिड पाया जाता है, वह 3.3 टू 4 के बीच में होता है। सिट्रिक एसिड ऑरेंज जूस आदि के लिए 3.3 टू 4 के बीच में ही होता है ना। टोमेटो के लिए 4.3 टू 4.9 होता है। ये इस प्रकार की जो पीएच रेंजेस हैं अलग अलग चीज़ों की, वो आपको जरूर पता होनी चाहिए, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, पूरा का पूरा आरपीएससी का पेपर था जिसमें हमने इन सभी प्रश्नों की चर्चा करी। हमने यहाँ पर इन प्रश्नों की चर्चा क्यों नहीं करी है, क्योंकि ये प्रश्न जो हैं यहाँ पर नीचे तमाम दिए हुए हैं, यह हमारे सिलेबस से मैच नहीं करते हैं। उनके सिलेबस में क्या जोड़ा गया था, जनरल साइंस भी जोड़ा गया था, इसलिए उनके सिलेबस में ये दिया हुआ था, हमारे सिलेबस में जनरल साइंस नहीं जोड़ा गया है, इसलिए हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, ये हमारी आज की पूरी चर्चा थी जिसमें हमने इन प्रश्नों की बात करी। कल से अगली क्लास से हम लोग गुजरात पीसीएस का 2021 का पेपर डिस्कस करना चालू करेंगे। मिलेंगे आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।